हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले मैं जो आपका क्लास 10th का जो बायोलॉजी था, ठीक है, बायोलॉजी का मैं टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा चुका हूं, जो कि इस चैनल पर अपलोड है। आप अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, देखिए इसका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है इसमें, तो मैं इसका अभी आज हम पार्ट फर्स्ट इसका करेंगे। ठीक है, पार्ट क्या करेंगे आज हम इसका फर्स्ट, जितना हो सके इसमें कवर करने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद जो शेष बच जाएगा उसका आप लोग को पार्ट आपका इसका जो आएगा पार्ट सेकंड में वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, बताइएगा। वास्तविक होता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, बताइएगा क्या होगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइएगा कि क्या होगा। तो ये जो होता है हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी समतल जो दर्पण होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है, या इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। तो देखिए समतल दर्पण में यहाँ आप देखिए ऑप्शन ख में कि आभासी और सीधा बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए वास्तविक तो होगा नहीं, ठीक है, दोनों भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका भी सही हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, आभासी और सीधा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि प्रकाश के किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है, कौन है। सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, क और ख दोनों में, बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा क और ख दोनों, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। सीधी रेखा में, ठीक है, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। कब परछाई बनेगी प्रकाश की, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये जब प्रकाश सीधी रेखा में पड़ेगी तब क्या बनेगा, परछाई बनेगा। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उनकी छाया कैसी होगी, यानी प्रकाश का जहाँ से किरण पड़ता है, यानी प्रकाश की जहाँ से रोशनी पड़ती है, मान लीजिए ये प्रकाश की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एक छड़ी को खड़ा कर दें, ठीक है, ये प्रकाश की रोशनी पड़ रही है और यहाँ पर अगर हम एक छड़ी को खड़ा कर दें, तो खड़ा कर देने पर उसकी छाया, यानी कि उसकी जो परछाई है वो कैसी बनेगी, लाल रंग की बनेगी, हरी रंग की बनेगी, काली रंग की बनेगी, या पीली रंग की बनेगी, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो परछाई कैसी बनेगी, तो वो काले रंग की बनेगी। कैसे बनेगी, तो और ये प्रकाश की जो रोशनी इधर से पड़ रहा है तो इसका परछाई इस साइड बनेगा और वो कैसा बनेगा, काला रंग का बनेगा। कैसा बनेगा, तो वो काला रंग का बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, यानी अगर प्रकाश की, मान लीजिए प्रकाश की रोशनी आ रही है, ठीक है,
ये प्रकाश की रोशनी आ रही है, और अगर उसके सामने कोई रुकावट यानी कोई वस्तु को रख दिया जाए तो रुकावट रख देने पर बनती है, क्या बनेगी? छाया बनेगी, उपछाया बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगी, या क और ख दोनों? बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। छाया बनेगी, उपछाया बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगी, या क और ख दोनों, छाया और उपछाया दोनों बनेगा? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, छाया और उपछाया दोनों बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ठोस गोला, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, या चौकर? बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कि अगर कोई प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश की रोशनी आ रही है और उसके सामने अगर हम एक गेंद को रख दे तो उसका जो छाया बनेगा यानी परछाई बनेगा वो कैसा बनेगा? बताइएगा। तो वो वृत्ताकार बनेगा। वृत्ताकार क्यों बनेगा? देखिए गेंद जो होता है, गेंद क्या होता है? गोल होता है, यानी वृत्त के समान होता है, तो इसका परछाई भी कैसा बनेगा? इसका परछाई भी बनेगा तो वो भी गोल ही बनेगा, यानी वृत्त के आकार का ही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? बताइए। प्रकाश, ध्वनि, तरंग, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश एक रूप है किसका? शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? बताइएगा। प्रकाश एक रूप है, तो प्रकाश जो है वो एक रूप है, ये ऊर्जा का। किसका एक रूप है? ये ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश, ठीक है? चलिए, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें मध्यम के किरणों को क्या करती है? गर्म कर देती है, ठीक है, प्रकाशित कर देती है, मध्य के कणों में गति प्रदान करती है, या क, ख एवं ग तीनों होगा? बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की ऊर्जा का क्या रूप है? विकिरण ऊर्जा होता है, या फिर यह एक बल है, या क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यह विकर्णीय ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक विकर्णीय ऊर्जा है। ऑप्शन क क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे के समान होती है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? तो ये होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश की जो तरंग होती है वो जो गमन करती है तो उसका माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की क्या आवश्यकता होती है, ये बात पूछा गया। द्रव्यात्मक माध्यम होता है, किसी प्रकार की माध्यम नहीं होती है, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा किसी प्रकार की माध्यम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य वस्तुओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश किरण होती है, प्रकाश का बिंदुपथ, किरण का बिंदुपथ, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये प्रकाश का एक बिंदुपथ होता है। क्या होता है? प्रकाश का बिंदुपथ। ऑप्शन क क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइएगा। तो इसे किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? 16 नंबर का सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों, यानी कि ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क और ख दोनों होगा 16 नंबर का, किरण पुंज भी और प्रकाश पुंज भी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, प्लीज़ अगर अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपको सॉल्व कराया जाता है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है, पूर्ण रूप से या फिर असंत या अपरिवर्तित करता है या अवशोषित करता है? बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा पूर्ण रूप से। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि तेल लगा कागज होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गो सही हो जाएगा, पारभाषक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के द्वारा के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है, या सभी उत्तर सही है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन गो हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है। ना ही तो क्वांटम सिद्धांत के द्वारा के आधार पर प्रकाश को ना ही तरंग माना गया है और ना ही कण माना गया है। तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से आता हुआ प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो ये समानांतर प्रकाश पुंज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे होंगे आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 21 का ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा आंसर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, फोकस पर अभिसरित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। बताइएगा। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला है F = R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, क और ख दोनों के लिए, या समतल दर्पण के लिए? बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये अवतल उत्तल दोनों के लिए है। तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बीम से खड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग को इधर मिलेगा। बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन
यहाँ पर है आपका। तो मुख्य फोकस की एवं वक्रता फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसे द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका, कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हम धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है? धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, कि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर? बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा +30 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस का जो होता है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस क्या होता है? वो ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों, इनमें से एक कोई नहीं? बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बाइक के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है? तो वहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि दाढ़ी बनाने के लिए उपर्युक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, इनमें से कोई नहीं? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है? समतल उत्तल,
समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल अवतल तीनों, बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा समतल और उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका होता है उल्टा। कैसा होता है, उल्टा। अगला क्वेश्चन है आपका दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका हो जाएगा अवतल। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल। और बाइक के साइड मिरर में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो उसमें हो जाएगा आपका उत्तल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल, उत्तल, समतल का, बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर कुकर में। अगला क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी 40 सेमी, 80 सेमी, 20 सेमी या फिर 10 सेमी, बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका इसका आधा हो जाता है। अगर 40 है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुख्य अक्ष के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुके हैं, 180 डिग्री के कोण पर झुके हैं, 135 डिग्री के कोण पर झुका है, बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये अभिलंब पर है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। कैसा है, तो वो अभिलंब है। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसकी प्रतिबिंब होती है। कैसा होता है, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये दोनों अवतल हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी इन सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ पाए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। 43 नंबर क्वेश्चन है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाश के केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो यह हो जाएगा आपका फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अवतल दर्पण का, यानी किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, परवलयिक दर्पण का, बताइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, चौगुनी होती है, इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है।
बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आधी होती है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से सभी? बताइएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और समतल का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। समतल का नहीं, अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट ये क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग बताइएगा। पीछे हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से किसी का भी नहीं। बताइएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। I बराबर R नहीं लागू होता है समतल दर्पण पे, अवतल दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे, इनमें से कोई किसी में भी नहीं। बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश किरणपुंज प्राप्त होती है? समांतर किरणपुंज, अपसरित किरणपुंज, ससरित किरणपुंज, सभी उत्तर सही है। बताइएगा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका संसरित प्रकाश किरणपुंज होती है, संसरित। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। d का मान होगा 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। बताइएगा 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का वीडियो लॉन्ग हो गया है बहुत, तो ज़्यादा हम इस पर कवर नहीं, 60 तक ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको मैं पार्ट 2 में करा दूंगा। किसमें? पार्ट 2 में। ये आपका हो जाएगा पार्ट 1 और नेक्स्ट जो बचेगा उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जिस समय भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो अवतल या तो समतल या तो उत्तल। बताइएगा क्या होगा 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बोलिएगा। तो ये 52 नंबर का हो जाएगा, या तो वो समतल है या फिर वो उत्तल है। अगला क्वेश्चन है किस कार का अग्रदीप में अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या अवतल या उत्तल दर्पण। बताइएगा 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बताइएगा 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा अनंत। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। बताइएगा 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
फटाफट। और 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ, फटाफट बताइए इसका आंसर आप लोग। 55 नंबर का तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन ग सही हो जाएगा 55 नंबर का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण होगा उत्तल, अवतल या समतलोत्तल, इनमें से कोई नहीं। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये उत्तल, हमेशा आप देखो पॉजिटिव अगर आए तो किस में जाना है, उत्तल में, ठीक है। अगर नेगेटिव आए तो किस में जाना है, तो अवतल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव की बात हो रहा तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अभी जैसे उधर परावर्तन के कितने नियम होते हैं, अब आप बताइए कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2। अगर प्रकाश का परावर्तन का भी नियम पूछे तो भी 2 ही होगा, अगर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे तो भी क्या होगा, 2 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में डैश है, प्रकाशिक घनन है, प्रकाशिक विरल है, या पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है, बताइएगा 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाशिक संघनन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, हवा में, कांच में, शीशा में, हीरा में, बताइएगा 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो सबसे ज्यादा हवा में, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कैन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, यानी कौन सा लेंस, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, कौन होगा, ठीक है, कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग इधर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन का कि कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है। तो उत्तल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस या समतल उत्तल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये होगा आपका अवतल लेंस। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो बचा हुआ आपका ऑब्जेक्टिव है, टोटल पहला चैप्टर में आपका 133 ऑब्जेक्टिव हम लिए हैं, ठीक है। तो आज हम 60 ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में जो शेष बचा हुआ उसमें आपका पार्ट 2 में टोटल कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन सभी का तैयारी बेहतर हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।